दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं बीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हम 7वां पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 6 पार्टों में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। और जैसा कि आपको पता हो, इस सीरीज में बायोलॉजी के 30 उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए आप हमारी इस सीरीज के साथ और बायोलॉजी की एक बेहतरीन तैयारी के लिए देखते रहिए हमारी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज को। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज थोड़ा मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है क्योंकि मेरा दोस्त है वो 69 वाली शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हो गया है उसका, तो इसलिए आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कि व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है। तो बताइए, गिल, त्वचा, फेफड़ा, मुंह। तो बताइए किस में होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर व्हेल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो मैं कंप्लीट करा देता हूँ कि सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल होती है। अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि सबसे बड़ा जलीय स्तनधारी, तब भी व्हेल आंसर आएगा। अगर स्थलीय में पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा होता है, तो हाथी होता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को जरूरी नहीं है, पहले तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना कि क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन होता है, तो व्हेल लगा के चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं करना है, जल्दबाजी में नहीं लगा के आना। ठीक है, तो बताइए व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है। तो व्हेल में जो श्वसन होता है वह होता है फेफड़ों के द्वारा। और वैसे भी इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, व्हेल स्तनधारी होती है। ठीक है, और हम भी कौन हैं, हम स्तनधारी हैं। और हम सांस किससे लेते हैं, हम में श्वसन किससे होता है, फेफड़ों से होता है। ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। जो आधुनिक मानव है इसको जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। तो सिटीबिमा, कार्निवोरा, प्राइमेट्स, इंसेक्टिवोरा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्राइमेट्स। दोस्तों आधुनिक मानव जो है जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए, ऊतकों का अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। मतलब ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, सेल टिश्यू स्टडीज। तो साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी या एनाटॉमी। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। ये वाला प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो बड़े ध्यान से इसे देखना और याद रखना। ठीक है, तो बताइए क्या है। तो बायोलॉजी की जो शाखाएं होती है दोस्तों, वहाँ से प्रश्न अक्सर 1 से 2 पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो हम कराएंगे जब बायोलॉजी की सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो वहाँ पर हम प्रत्येक टॉपिक को फुल डिटेल में करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं हम क्या, हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन को। एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। ठीक है, साइटोलॉजी होता है कोशिका का अध्ययन। ठीक है, मॉर्फोलॉजी होता है मॉर्फोलॉजी कार्यकी का अध्ययन होता है शायद, है ना, जो एक्टिविटीज होते हैं उसका अध्ययन होता है मॉर्फोलॉजी। चलिए इसको एक बार कंफर्म कर लेना मॉर्फोलॉजी वाले को। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं कि कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। जो ग्रुप ऑफ सेल्स किसे कहते हैं। तो बताइए, ऊतक, अंगतंत्र, कोई नहीं। तो क्या है इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, हमारी जो बॉडी बनी है अनगिनत करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ऐसे इस तरीके से कोशिकाएं, इनके एक समूह को क्या कहा जाता है। तो बताइए, तो दोस्तों उसे कहा जाता है ऊतक, टिश्यू। ठीक है, क्या कहा जाता है, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहा जाता है, ऑर्गन। ठीक है, टिश्यू के समूह को क्या कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसे। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है। तो बताइए, संयोजी, पेशी, तंत्रिकीय, उपकला। तो क्या है इसका राइट आंसर। जो पुनरुत्पादन की क्षमता होती है वह किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपकला। ये आपके लिए एक नया प्रश्न होगा, ठीक है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये प्रश्न पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसे जरा याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। तो बताइए, हमारे शरीर में कुछ ऐच्छिक क्रिया होती है, वॉलेंटरी रिएक्शन, और अनैच्छिक इनवॉलेंटरी रिएक्शन। तो ये जो ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया होती कौन सी है, जरा बताएंगे आप लोग हैं। अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती हैं, जिन्हें जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं होती हैं, जो मतलब खुद आती ही आती हैं, जैसे कि छींक आना, ठीक है, छींक आना, पलकों के झपकना, है ना। और उसके अलावा और भी हैं अनैच्छिक क्रिया, जैसे कि और भी देखें, जैसे पाचन क्रिया वगैरह, जितने भी हमारे जो सिस्टम होते हैं ये अनैच्छिक क्रियाओं में आएंगे, ठीक है। ऐच्छिक क्रिया वो होती है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है। तो जो सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया होती है उनको नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा होता है, तो पेशीय, संयोजी, तंत्रिका या उपकला। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, जो ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला जो ऊतक होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसके द्वारा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब वहाँ पे बातें करेंगे, वहाँ पर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो ऐच्छिक क्रिया कौन सी होती है, अनैच्छिक कौन सी होती हैं, कौन सी क्रियाओं को कौन कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित कौन करता है, तंत्र का तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम वही करता है, ठीक है। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है, पेशी, संयोजी, तंत्रिका, उपकला। तो रक्त बताइए, ब्लड किस प्रकार का ऊतक है। तो दोस्तों, ब्लड है हमारा संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, संयोजी ऊतक होता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान से देखना इसको, ठीक है। ब्लड क्या होता है हमारा, संयोजी ऊतक होता है। चलिए, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं। तो बताइए, नॉन लाइनर टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं, हृदय में, अमाशय में, आहारनाल में या त्वचा में। तो बताइए कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो अरेखित पेशी जो ऊतक होते हैं, नॉन लाइनर टिश्यू, ये पाए जाते हैं अमाशय में, ठीक है। अमाशय में पाए जाते हैं नॉन लीनियर, ठीक है, अमाशय में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न है, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तो बताइए, कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन आते हैं, लाइम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन या ये सभी। तो बताइए, संयोजी ऊतक में कौन कौन आते हैं। तो संयोजी ऊतक में ये सभी आते हैं, ठीक है। और ब्लड भी आता है, याद रखना, अभी हमने पीछे देखा था, ब्लड भी आता है, लाइम्फ आता है, हड्डियाँ आती हैं, ठीक है, प्रोटीन, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक, तंत्रिका ऊतक या पेशी ऊतक। तो बताइए, संकुचनशील ऊतक के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो वह जाना जाता है पेशी ऊतक। जो मसल्स के जो टिश्यू होते हैं वह संकुचनशील ऊतक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए 11वां देखते हैं। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं। बताइए, कॉन्शियसनेस टिश्यू, उपकला, तंत्रिका, पेशी या ये सभी। तो क्या है इसका राइट आंसर। तो जो चेतना ऊतक होते हैं वह होते हैं कौन से, तंत्रिका, ठीक है। तंत्रिका तंत्र वाले जो होते हैं ऊतक वो होते हैं चेतना ऊतक, ठीक है। तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, वहाँ पर हम बताएंगे चेतना के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मतलब किसके द्वारा ये सब, जो हम ब्रेन के बारे में वहाँ पर बातें करेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बताइए किस में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, लसिका में या ए और बी दोनों में। तो किस में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दोस्तों डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। यहाँ देखिए थोड़ा गलत लिखा है, ऑप्शन में मिस्टेक है। डब्ल्यूबीसी होती हैं वे श्वेत रक्त कणिका होती हैं, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, ठीक है। तो याद रखना इसको। तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है ये हम बता चुके हैं पहले। बताइए क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है
किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अनगिनत बार आया हुआ प्रश्न है ये, तो बताइए सभी को पता होना चाहिए ये वाला प्रश्न। तो बताइए मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? थायराइड को, पैराथायराइड, पिट्यूटरी या एड्रिनल? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, चलिए मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 204, 206, 106, 209। तो कितनी है? तो मानव शरीर में होती है 206 हड्डियाँ। ठीक है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। तो बताइए भोजन में उपस्थित जो शर्करा होता है उसको माल्टोज में कौन बदलता है? तो टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो बताइए एंजाइम है हमारे, तो बताइए कौन सा है? तो इसका है टाइलिन, क्योंकि आपको पता होगा टाइलिन मुंह में पाया जाता है और मुंह से ही हमारा पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मुंह में स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है ना, जो टाइलिन के द्वारा किया जाता है। आगे पढ़ते हैं, 16वां प्रश्न है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो बड़ी आंत में, यकृत में, छोटी आंत में या ग्रास नली में? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए 17वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सभी को पता होगा, है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड, यकृत। तो बताइए कौन सी है? बताइए। बहुत सारे लोग तो यही देख रहे होंगे कि इसमें फीमर क्यों नहीं दिया है ना, देख रहे होंगे ना, आधे से ज़्यादा तो यही देख रहे होंगे कि चारों ऑप्शन में फीमर क्यों नहीं है। फीमर होती है ना। तो मेरे भाइयों यहाँ देखिए, ये पूछी गई है सबसे बड़ी ग्रंथि, न कि हड्डी। ठीक है, अब आप कहेंगे हड्डी और ग्रंथि में क्या अंतर होता है ना, हड्डी और ग्रंथि में क्या अंतर होता है? तो चलिए कन्फ्यूजन दूर करें। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। तो दोस्तों ग्रंथि क्या होती है? होती दोनों हड्डियां हैं, लेकिन ग्रंथि क्या होती है, पहचान क्या होती है, अंतर क्या होता है? ग्रंथि वो होती है जिससे के रस निकलता है। क्या रस निकलता है, उसे हम ग्रंथि कहते हैं। ठीक है ना, जिनसे रस निकलता है उन्हें ग्रंथि कहा जाता है, जो हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह है कौन सी? यकृत। ठीक है, लीवर से बाइल जूस निकलता है ना, पता है, बाइल जूस निकलता है। थायराइड से थायराइड, है ना, यहाँ से भी तो जो हमारे रस निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारी क्या है, ग्रंथि हैं जहाँ से कि जूस निकलता है। तो यकृत इसमें सबसे बड़ी ग्लैंड है। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? दमा, टीबी, डायबिटीज या ये तीनों? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज। ठीक है, कौन सा होता है? डायबिटीज। ठीक है, जब इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता है ना। बताइए कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा है इसका राइट आंसर? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा पोषक पदार्थ, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो वह करता है कौन सा? डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट करता है शरीर को ऊर्जा प्रदान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20वां प्रश्न है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो बताइए शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो गैसों का विनिमय नासिका, गुहा, फेफड़ा, हृदय या धमनी? तो बताइए, तो जो गैस का एक्सचेंज होता है वह फेफड़ा में होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, दोस्तों एक बात बताइए, हम सांस लेते हैं, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, तो जरूरी तो ये कि हमारी नाक द्वारा ऑक्सीजन को ही हम अंदर ले रहे हों कि कोई और गैस नहीं जाएगी, जाती हैं। ठीक है, जब फेफड़ों तक पहुंचती है तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? वह फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाती है और टिश्यू के पास ले जाती है, कोशिकाओं के पास ले जाती है, वहाँ जाकर छोड़ती है। ठीक है, तो वहाँ गैस का जो एक्सचेंज होता है, क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये सब कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है, लंग्स में होता है। ठीक है, तो चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं, वृक्क
किडनी की कार्यात्मक इकाई है? बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न भी, आप इसे याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बताइए न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो नेफ्रॉन होती है किडनी की कार्यात्मक इकाई और न्यूरॉन होती है मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई। ठीक है, ये न्यूरॉन वाला जो प्रश्न है याद रखना, आप दोनों को याद रखना। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है और न्यूरॉन मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, 22वां प्रश्न है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बताइए नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो अमोनिया, पोटेशियम, सल्फेट या यूरिया। तो बताइए, जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे वहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बातें करेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि हम अपनी बॉडी से क्या क्या उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है यूरिया। ठीक है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? यूरिया। ठीक है ना। चलिए, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? तो गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में, उदर में। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? सभी को पता होगा, कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं 24वां प्रश्न, आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो बताइए रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल। तो सभी आंखों के ये पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो आंखों की रोशनी कब समाप्त हो जाती है? कौन सा भाग नष्ट हो जाए तो इसका जो राइट आंसर है वह है कॉर्निया। कॉर्निया के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण होता है? तो बताइए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो हृदय में, लाल अस्थि मज्जा में, लसिका में या पीत अस्थि मज्जा में। तो बताइए कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। देखिए आरबीसी रेड है तो लाल है, याद रखना। वैसे तो ऑप्शन ज़्यादातर अस्थि मज्जा आता है, बोन मैरो में निर्माण होता है आरबीसी का। और मरती कहाँ है आरबीसी? तो स्प्लीन में। कहाँ पर? स्प्लीन में मरती हैं, प्लीहा में। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 20 से 20 दिन होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए, कशेरुक दंड वर्टेब्रेट्स में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है? तो बताइए वर्टेब्रेट्स में हड्डियों की कुल कितनी संख्या पाई जाती है? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो 33 हड्डियां पाई जाती हैं कुल कशेरुक दंड में, वर्टेब्रेट्स में। ठीक है, चलिए, कौन से होते हैं कशेरुकी? जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो अब तो जल्दी से बता दीजिए, अब तो बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फीमर। ठीक है, फीमर। यहाँ हो रही है हड्डी की बात, वहाँ थी ग्रंथि कौन सी थी सबसे बड़ी? यकृत। ठीक है, कौन सी थी? यकृत थी। चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो बताइए हृदय में, फेफड़ा में, वृक्क में या धमनी में। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है किडनी में। ठीक है, किडनी तो ऑप्शन में दिया नहीं है ना, यही सोच रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो यही नहीं पता होगा किडनी को वृक्क कहते हैं। ठीक है, बड़ी कन्फ्यूजन होती है, वृक्क, यकृत, है ना, और ये हृदय, तो इन सब शब्दों में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है किसी को। तो ठीक है, किडनी को याद रखना, वृक्क कहा जाता है किडनी को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 29वां प्रश्न, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? धड़कना। ठीक है, कितनी बार धड़कता है? तो बताइए 72 बार। क्या है इसका राइट आंसर? 72 बार। और हार्ट बीट कब बढ़ती है कब घटती है सब जानते होंगे, है ना। तो बताइए अपने अपने तरीके से बढ़ती घटती है। ठीक है, तो 30वां प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, या ए बी रक्त समूह को, या ओ रक्त समूह को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ओ रक्त समूह को। ओ को सर्वदाता कहा जाता है, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, ए बी को किसी का भी खून चढ़ा सकते हैं, ओ सभी किसी को भी खून दे सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आप
अच्छे से याद रखना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, 30 प्रश्न आपको कैसे लगे, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कितने प्रश्न आपके सही गए ये भी आप जरूर बताया करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन भाई और बहनों ने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको समय से मिलती रहेंगी। वीडियो को शेयर करना दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।